चलिए बच्चों, तो आज से नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वैसे इसका पूरा रिकॉर्डेड लेक्चर बिल्स ऑफ एक्सचेंज की प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, उसमें है। बट मैंने इसमें कुछ नई चीजें बताई थी, तो मैंने सोचा कि इसको भी लेक्चर को आज एक रिकॉर्डिंग दे दी जाए। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आपके सामने आपको नजर आ रहा होगा। मिस्टर ए इज अ सेलर एंड मिस्टर बी इज अ बायर। इट्स अ बाय। क्रेडिट ट्रांजैक्शन जहां पे मिस्टर ए ने बी को 10,000 रुपए के गुड्स बेचे हैं। अब अगर मैं आप सबसे ये पूछूं कि आप में से कौन सा ऐसा जीव जंतु है जो इस बात की गारंटी ले ले कि मिस्टर बी अगर कल को भाग जाए तो आप अपनी जेब से या अपने पापा से रिक्वेस्ट कर कर मिस्टर ए को पैसा दिलवाएंगे? कोई है आप में ऐसा? कोई नहीं है। सर नो कह रहे हैं सर। हम क्यों पैसा दे भाई, हमसे क्या मतलब, बी जाने और ए जाने। तो अल्टीमेटली इट इन्वॉल्व्स अ डिग्री ऑफ रिस्क फॉर रिस्क। मिस्टर ए। यस और नो चिल्ड्रन? अब इसको मिनिमाइज करने के तो मल्टीपल तरीके हैं, बट आपको मैं तीन तरीके बताऊंगा। बच्चे कहेंगे सर यहाँ पे तो आपने दो ही लिखे हैं। हाँ, काम दो ही आते हैं, एक्चुअली काम एक ही आता है, बट होते तीन तरीके हैं। तो यहाँ पे मिस्टर ए क्या करेगा, एक कागज का टुकड़ा तैयार करेगा अपने एडवोकेट के थ्रू, और उस कागज के टुकड़े पे साइन किससे करवा लेगा? मिस्टर बी से। मिस्टर बी और से। ये बी और ए के बीच में एक अग्रीमेंट होगा जहां पे इस बात को प्रूव किया जाएगा दैट मिस्टर बी ओज सम मनी टू मिस्टर ए। एक। और ये अकॉर्डिंगली जो भी उसमें ड्यूरेशन मेंशन्ड है, 2 महीना 3 महीना, उसके बाद बी ए को पेमेंट कर देगा या ए बी से पैसे ले लेगा। तो दिस पीस ऑफ पेपर इज कॉल्ड एज व्हाट? बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल्स ऑफ एक्सचेंज। कितनी कहानी सबको समझ में आ गई? दूसरा तरीका, मिस्टर ए की जगह अब कागज का टुकड़ा कौन तैयार करेगा? मिस्टर बी। बी। और यहां पे मिस्टर बी प्रॉमिस देगा मिस्टर ए को, और ये प्रॉमिस भी अग्रीमेंट बन जाएगा दैट बी ओज सम मनी फ्रॉम मिस्टर ए एंड शैल बी पेइंग एज पर द ड्यूरेशन मेंशन्ड। और इस कागज के टुकड़े को हम क्या बोलेंगे भाई? प्रोमिसरी नोट बोलेंगे। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, कि सेलर अगर इनिशिएट करे और पीस ऑफ पेपर बनाए तो वी कॉल इट एज बिल ऑफ एक्सचेंज। और बायर अगर इनिशिएट करे और कागज का टुकड़ा बनाए तो वी कॉल इट एज प्रोमिसरी नोट। कपड़े में बात गई। तो प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट एक ही चीज होता है, बट थियोरेटिकली बिल ऑफ एक्सचेंज अलग है और प्रोमिसरी नोट अलग है। पहला डिफरेंस तो आपको समझ में आ गया। हु इज द मेकर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज? द सेलर। सेलर। मेकर ऑफ प्रोमिसरी नोट? बायर। बायर। बाय। बातें सबको समझ में आ गई? पक्का? तो यस सर। क्विकली गिविंग यू अ मिनट्स टाइम, इतना कॉम्पोजिशन अपनी क्लास वर्क कॉपी में नोट करें बच्चों। और ये वैसे तो चैप्टर सीएससी के सिलेबस से वो कोविड में ही मर गया था, और आईएससी वालों ने भी सोचा कि भाई हमारे बच्चे इतना ज्यादा क्यों पढ़े, तो उन्होंने भी बेवकूफी करते हुए इस चैप्टर को पूरी तरह से प्रैक्टिकली हटा दिया। बट मैं इस चैप्टर को इसलिए पढ़ा रहा हूं, नहीं तो आपने अभी देखा था रेक्टिफिकेशन में भी बिल ऑफ एक्सचेंज के ट्रांजैक्शन आते थे, एज वेल एज बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में भी आते थे। और ट्वेल्थ क्लास में भी पार्टनरशिप के 4-5 चैप्टर्स जो हैं, सब में आपको बिल ऑफ एक्सचेंज भरा पड़ा मिलेगा। तो 3 से 5 नंबर की तो टेस्टिंग गारंटी है 12वीं में इस चैप्टर से होनी ही होनी है। दैट्स वाई इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। कोई क्वेरी यहां तक भाई किसी की? चलिए नो तो सर। कर ही लेंगे। मैं आपको दिखा भी दूं कि ये बिल ऑफ एक्सचेंज रियलिटी में देखने में लगता कैसा है बच्चों। आपके सामने एक कॉम्पोजिशन आपको नजर आ रहा होगा, मिला? 3 months आफ्टर द डेट पे मिस्टर आर, नजर आ गया? तो दिस इज कॉल्ड एज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। वन हु इज सपोज टू रिसीव द मनी, वो इस कागज के टुकड़े को बोलेगा बिल्स रिसीवेबल, और जिसे पैसा देना है वो इस कागज के टुकड़े को क्या बोलेगा? बिल्स पेबल। पेबल। तो अगर मेरे को पैसे लेने हैं, मैं इस कागज के टुकड़े को क्या नाम दूंगा? बिल रिसीवेबल। और अगर मैंने पेमेंट करना है तो मैं इसे क्या बोलूंगा? बिल्स। बिल्स पेबल। सबको समझ में आ गई बात? चलिए झटपट कर लें। सर। So children, coming down to the composition called as parties to the bill of exchange and that of promissory note. तो bill of exchange में बच्चों तीन पार्टीज होती हैं। First is known as the drawer, the person who makes the bill, and generally he is the seller or we can call as creditor. Second party is drawee, and generally drawee कौन होता है? Who accepts the obligation, yes I'll make the payment, and he is generally the buyer or the debtor. And third party is the payee. Payee is the person who is entitled to receive the money, that is the seller. बट कुछ केसेस में पैसा सेलर को नहीं मिलता, किसी और को मिलता है। वो कौन से ऐसे केसेस होते हैं? आई लेट यू नो, नॉट टू वरी एट ऑल। इसको कंपेयर करते हैं थोड़ी देर के लिए विद व्हाट इज कॉल्ड एज चेक। आप बैंक में अगर जाएं और एक पे स्लिप भरें, और मैंने आपको चेक दिया था, मान लीजिए आपका अकाउंट एच डी एफ सी बैंक में है,
और मेरा अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में है, तो मैंने आपको चेक काट के दे दिया, तो मैंने चेक बनाया, आई एम कॉल्ड एज अ ड्रॉर ऑफ द चेक। क्या मैं खुद आपको पैसे दूंगा? नो, मेरे बिहाफ पे मेरा बैंकर चेक देगा, तो बैंक इज कॉल्ड एज अ ड्रॉई। और आपको whosoever is entitled to receive the money will be called as what? Pay. I repeat, you will be called as the pay. तो चेक बनाने वाला ड्रॉर, बैंक जिससे पैसा निकल के जाएगा, इट इज द ड्रॉई, और आप या आपका बैंक जहां पैसे आ रहे हैं, दे आर द पे। बट यहां पे सिस्टम थोड़ा सा डिफरेंट है। तो वन हु मेक्स द बिल हमारे केस में कौन है? मिस्टर ए, तो ही इज द ड्रॉई, सॉरी ड्रॉर। और किसने जिम्मेदारी ली कि वो पेमेंट करेगा? बी, ही इज द ड्रॉई। एंड अल्टीमेटली पैसा किसके पास आएगा? या तो ए के पास आएगा, या ए जिसको बोलेगा पैसा उसको दे दिया जाएगा। वो ऐसा क्यों बोलेगा, कब बोलेगा, आई लेट यू नो, नॉट टू वरी। यहां तक की कहानी क्लियर हो गई। प्रोमिसरी नोट बच्चों कौन बनाता है? मिस्टर बायर। बी नहीं, मिस्टर बायर। और अल्टीमेटली पैसा किसको मिलेगा? सेलर। तो प्रोमिसरी नोट के केस में देर आर टू पार्टीज, दैट इज मेकर एंड पे। और बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में देर आर थ्री पार्टीज। तो कहने का मतलब यहां का मेकर ही एक्चुअली ड्रॉई होता है। आई रिपीट, मेकर ही ड्रॉई होता है। फाइन। तो प्रोमिसरी नोट में ड्रॉर और ड्रॉई एक ही पर्सन होता है। जिसे पैसे प्राप्त होते हैं वो कौन होता है? पे। कैसे याद रखेंगे? पाई, पैसा पाया। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। तो इसका भी एक नोट बना लीजिए कॉपी में फर्स्ट। चलो, सो पहला डिफरेंस आपको बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट में नजर आ गया। हेयर वी हैव थ्री पार्टीज एंड हेयर वी हैव ओनली टू पार्टीज। इज दैट क्लियर? बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में मिस्टर ए ऑर्डर करेंगे बी को कि या तो तुम मेरे को पैसा दोगे या जिसको भी मैं बोलूंगा उसको दे दोगे। बट यहां पे ऑर्डर नहीं होता, यहां पे एक तरह का प्रॉमिस होता है, अंडरटेकिंग होता है, ऑब्लिगेशन होता है, जिम्मेदारी होती है। तो टू डिफरेंसेस आर अंडरस्टूड वेल। सिमिलरिटी क्या है भाई? दोनों में पे इज सेम। इज दैट क्लियर? जिसको पैसा मिलना है। यहां पे जो मेकर होता है, यहां पे वो दोनों काम कौन करता है? ड्रॉर एंड ड्रॉई। अंडरस्टूड वेल बाय ऑल। चलिए, तो आते हैं अपने सो कॉल्ड कॉम्पोजिशन पे। ये तो बिल ऑफ एक्सचेंज सबने स्टार्टिंग में पढ़ा था, तो इसलिए इसमें कुछ बताने की मेरे को जरूरत नहीं है आपको। सो लेट्स हैव अ जनरल इंट्रोडक्शन। तो गुड्स कैन बी सोल्ड और बॉट फॉर कैश और ऑन क्रेडिट। बट अगर कैश में बेचा तो पैसा तुरंत आ जाएगा। बट अगर क्रेडिट पे बेचा बच्चों, क्या पैसे तुरंत आएंगे? नो, पेमेंट इज डेफर्ड, मतलब फ्यूचर डेट पे मिलेगा। तो अब अल्टीमेटली यहां पे कोई भी सेलर होगा तो वो सामने वाली पार्टी के बायर के भरोसे पे ही काम करेगा कि वो पेमेंट कर भी सकता है और नहीं। तो अब आप कहेंगे सर आप कह रहे थे तीन बातें होती हैं, आपने बताई सिर्फ दो। तीसरी बात होती है व्हाट इज कॉल्ड एज हुंडी। और एक चौथी बात भी होती है, दैट इज चेक। बट अगर हम किसी से पोस्ट डेटेड चेक ले लें उसको गुड्स बेच के, और कल को भाग गया, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे उसका। अंडर सेक्शन 420 ऑफ द इंडियन पीनल कोड, नॉर्मल सी 3 महीने की उसको जेल में सजा होगी। दैट्स इट, पैसा तो आपको मिलेगा ही नहीं। बट हुंडी क्या होती है सर? बिल ऑफ एक्सचेंज ही होता था। आजकल सिग्नेचर वगैरह होने लग गया, उस समय अंगूठे लगाए जाते थे। तो अब ना हुंडी चलता है बाजार में, ना बिल ऑफ एक्सचेंज चलता है, ना प्रोमिसरी नोट चलता है, कुछ भी नहीं चलता। ओके। सो थोड़ा सा भी डिले और डिफॉल्ट अगर हो जाए तो आपके पास स्ट्रॉन्ग कंसर्न है एज पर बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट। एक कानून है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881, जिसके तहत आप कोर्ट में सामने वाली पार्टी को स्यू कर सकते हैं और कोर्ट पूरे रिकवरी का ऑर्डर आपको दे देगा। तो प्रॉब्लम इज दिस कि अगर चेक ले लें और डिसऑनर हो जाए तो आईपीसी में कोर्ट इस तरह का कोई रिकवरी का ऑर्डर नहीं दे सकता। बट एज पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, अगर बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमिसरी नोट वाली पार्टी डिफॉल्ट कर जाए, पैसा नहीं दे, तो कोर्ट ऑर्डर करेगा कि भाई इनकी जायदाद को स्यू करके बेचकर, मतलब सीज करके, सॉरी नॉट स्यू करके, बेचकर जो भी पैसा आए वो हमारे सेलर भैया को दे दिया जाए। इज दैट अंडरस्टूड? तो वी हैव अ डेफिनेशन ऑफ द टू थिंग्स चिल्ड्रन। अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज डिफाइंड एज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। पहली बात समझ में आ गई? ओरल नहीं हो सकता, इट हैज टू बी इन राइटिंग। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल, शब्द क्या लिखा है? ऑर्डर साइंड बाय द मेकर। कौन होता है भाई मेकर यहां पे? ड्रॉर, हु इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ सेलर। डायरेक्टिंग अ सर्टन पर्सन, पर्सन कौन है भाई यहां पे? ड्रॉई। और ड्रॉई कौन है हमारा? बायर। और यहां पे आप ड्रॉई, दैट इज योर बायर, को क्या बोल सकते हैं? डेटर। और इसे क्या बोल सकते हैं भाई? क्रेडिटर। खोपड़े में बात गई। टू पे अ सर्टन सम ऑफ मनी, या तो आपको पैसा सिर्फ और सिर्फ
ड्रॉर को ही देना है, या ड्रॉर जिसे इंस्ट्रक्शन देगा आप उसे पैसा दे दीजिए। सर ये क्यों इंस्ट्रक्शन देगा, इस बात का खुलासा भी थोड़ी देर में हो जाएगा। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई वांट सब लोग इस डेफिनेशन को झटपट लिख लें। Yes, sir. तो बस इस डेफिनेशन में एक चीज समझानी बाकी है, ये ऑर्डर किसको करेगा मिस्टर ए कि तुम पैसा दो, और क्यों करेगा ऐसा ऑर्डर, तो वो तो बाद में पढ़ लेंगे। पहले प्रोमिसरी नोट की डेफिनेशन पढ़ते हैं और देखते हैं क्या चीजें सेम और डिफरेंट हैं। अगेन ये भी इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग है। ये करेंसी नोट जो होता है बच्चों, एक्चुअली में ये भी एक तरह का प्रोमिसरी नोट ही है, बट इट इज नॉट गवर्न्ड बाय नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। इसके लिए दूसरा कानून है हमारे देश में। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल, वहां पे शब्द ऑर्डर था, यहां पे शब्द क्या है, अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग मतलब ऑब्लिगेशन। तो दो बातें क्लियर हो गई, प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज में। तीसरी बात भी आ गई, प्रोमिसरी नोट इज एन ऑब्लिगेशन, इज एन अंडरटेकिंग, वेर एज बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन ऑर्डर। तो तीन बातें क्लियर हो गई सबको, बाकी एकदम सेम है। बाय द मेकर, अगेन मेकर यहां पे कौन होगा, बायर हिमसेल्फ, बट बिल ऑफ एक्सचेंज में मेकर कौन होता था भाई, सेलर। टू पे अ सर्टन सम ऑफ मनी ओनली टू द पे, या वो जिसको इंस्ट्रक्शन देगा उसको पे कर देना। तो यहां तक कि इनकी भी डेफिनेशन कॉपी कर लीजिए आप। तो अब ये बातें सबको समझ में आ गई, व्हाट इज द डिफरेंस, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। जनरली बिल ऑफ एक्सचेंज का मेकर कौन होता है बच्चों, सेलर, और प्रोमिसरी नोट का मेकर कौन होता है, बायर। पहला डिफरेंस बायर। क्लियर, समझ में आ गया। हेयर द पार्टीज आर ड्रॉ, ड्रॉई एंड पे, एंड हेयर द पार्टीज आर मेकर एंड पे। इज दैट क्लियर। तीसरा फ्लारी लैंग्वेज आप यूज करेंगे, आंसर आप दे चुके हैं, फ्लारी लैंग्वेज। हेयर द ड्रॉर एंड ड्रॉई इज इक्विवेलेंट टू द मेकर हेयर, वही चीज है, अलग तरीके से आपने समझा दी, ठीक है। चौथा डिफरेंस क्या होगा, चौथा डिफरेंस क्या होगा, अरे अभी तो बताया था, बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन ऑर्डर, ऑर्डर ऑर्डर, एंड प्रोमिसरी नोट इज एन ऑब्लिगेशन। चार बातें समझ में आ गई, पक्का। चलिए तो अब चलते हैं आगे और इस मतलब को समझाता हूं। यहां पे मिस्टर ए बी को बोलेंगे, देखो मिस्टर बी, इधर यू विल पे द मनी टू मी, या तो तुम मेरे को पैसा दोगे, या मैं जिसको बोलूंगा उसको दे दोगे। आई रिपीट, मैं जिसको बोलूंगा उसको। और यहां पे क्या बोल रहा है प्रोमिसरी नोट के केस में मिस्टर बी, आई प्रॉमिस टू पे यू, और हुम सो एवर मिस्टर ए यू विल ऑर्डर, आई विल पे टू दैट पर्सन। तो भाई ए को पैसा मिलेगा तो जग जाहिर बात है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बट ये टू द ऑर्डर का क्या मतलब है, ये बहुत भयंकर चीज है। तो यहां पे इसके लिए मैंने चार एग्जाम्पल्स लिए हैं। आई होप सो आपने पार्टीज टू द बिल ये लिख दिया है? चलिए पार्टीज लिख दी सबने, चलिए भाई। तो चार एग्जाम्पल से समझ में आएगा कब पैसा मिस्टर ए को मिलेगा, ड्रॉर, सेलर, क्रेडिटर आप बोल सकते हैं, और कब ए के कहने पे किसी और को मिलेगा। समझने को तैयार सब लोग, समझने को तैयार सब लोग। पहली कंडीशन कॉल्ड एज रिटेनिंग द बिल। मान लीजिए कि ए ने बिल बनाया 10,000 का, बी से साइन करवा लिया, और 18 अप्रैल 2025 इसकी ड्यू डेट है। कब, 18 अप्रैल 2025, इस दिन पैसा मिलेगा। सर ये डेट को स्पेसिफिक है, कैलकुलेट करने लायक है? यस, अभी बताऊंगा कैसे कैलकुलेट होती है। तो 18 तारीख तक मिस्टर ए इस कागज के टुकड़े को अपने पास रखेंगे, गॉट इट क्लियर, 18 तारीख तक, और उसके बाद बी के पास जाएंगे और पैसा कलेक्ट कर लेंगे। दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड एज व्हाट, रिटेनिंग। खोपड़े में बात गई। दूसरा, टाइटल्ड एज एंडोर्समेंट। आई रिपीट, टाइटल्ड एज एंडोर्समेंट। ए ने कुछ गुड्स खरीदे मिस्टर सी से, किससे खरीदे, सी से, और सी कह रहा है मेरा पैसा कब दोगे। ए कह रहा है देखो तुम्हारा जो भी पैसा है मैं दे दूंगा, 10,000 का तो ये कागज का टुकड़ा पकड़ लो। आई हैव टू टेक मनी फ्रॉम मिस्टर बी, अब तुम ये कागज ले लो और तुम चले जाना 18 तारीख को, वो तुमको पैसा दे देगा। तो व्हाट ए हैज डन, he has actually transferred the bill. What he has done, he has actually transferred the bill. खोपड़े में बात गई, खोपड़े में बात गई। दिस इज नोन एज एंडोर्समेंट। चेक का एंडोर्समेंट आप सबने पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट, ए को पैसे की तुरंत जरूरत पड़ गई, 10,000 रुपए का कागज लेके अपने बैंक वालों के पास चला गया, बैंक से कह रहा है कुछ पैसा काट पीट के दे दो और तुम बी से जाके पूरा 10,000 ले लेना। बैंक कह रहा है ओके। बैंक ने कितने पैसे मेरे एग्जाम्पल में ए को दे दिए, 9800। 18 अप्रैल को जाएगा बी के पास और उससे पूरा 10,000 ले लेगा। क्या प्रॉफिट हुआ बैंक का, 200। और ए का नुकसान क्या हुआ, 200। और ए का गेन है, क्या गेन है, पैसे जल्दी मिल गए। तो इन दैट केस इसको अपने बिजनेस में एम्प्लॉय कर लेंगे और इससे और गुड्स खरीद के कल को प्रॉफिट कमा लेंगे। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज।
भाई यहां तक किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम? यहां तक किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट। No, sir. Mr. A lives in New Delhi and B is living in कानपुर। ए बी के पास जा नहीं सकता तो उसने क्या किया, इस बिल को अपने बैंकर्स को दे दिया। कब दे दिया? ड्यू डेट से 3 दिन पहले। सर 3 दिन पहले देगा? यस, 3 दिन ही पहले देगा। क्यों? यू विल कम टू नोटिस इट सून। तो 3 दिन पहले वो बैंक को दे देगा और बैंक से कहेगा भाई मेरा वहां जाना पॉसिबल नहीं है, आई एम लिविंग एट अ फार ऑफ प्लेस, तो कृपया करके आप जाके मेरे बिहाफ पे पैसा ले आइए। अगर आपने थोड़ा बैंकिंग कॉमर्स या बिजनेस में पढ़ा हो तो इसे बैंक के एजेंसी फंक्शंस बोलते हैं। व्हाट? एजेंसी। वो भाई आपकी प्रॉपर्टी भी बिकवा देता है, आपका बिजली का बिल भी पे कराता है एंड ऑल दैट। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं भाई? सेंडिंग ऑफ बिल टू द बैंक फॉर कलेक्शन। तो भाई सबको ये रेड्स समझ में आ गया? रिटेनिंग, एंडोर्समेंट, डिस्काउंटिंग एंड सेंडिंग। तो दीज आर द 4 कंडीशंस जहां पे मिस्टर ए विल ऑलवेज बी हैविंग द राइट, और जो हमारा ड्रॉई है वो बेचारा खूंटे से बंधी बकरी है। आई रिपीट चिल्ड्रन, जो हमारा ड्रॉई है मिस्टर बी, वो खूंटे से बंधी बकरी है। उसे सिर्फ काम एक करना है, ड्यू डेट पे जो भी आएगा उसको पेमेंट करना है। और राइट किसके पास है? सारे के सारे ए के पास। अगर उसने अपने पास रखा है तो रिटेनिंग, किसी और को दे दिया पेमेंट सेटल करने के लिए तो एंडोर्समेंट, बैंक से कुछ पैसे कटवा के ले लिया तो डिस्काउंटिंग, और बैंक के पास भेजा ड्यू डेट से 3 दिन पहले कि तुम जाके ड्रॉई से पैसा ले आओ। अब बच्चे कहेंगे सर डिस्काउंटिंग में और सेंडिंग में क्या फर्क हुआ? हेयर हम बैंक को बिल बेच रहे हैं, यहां पे हम बैंक को बिल भेज रहे हैं। नहीं, ट्रांसफर अलग वर्ड है। तो बेचना और भेजना दोनों में 2 डिफरेंसेस हैं। यहां पे हमको पैसा मिल गया 90%, भाड़ में जाए, बैंक को आगे पैसा मिले ना मिले हमसे कोई लेना देना नहीं है। 10% हमारी जिम्मेदारी रहती है। ओके, अब ये 90 और 10 क्या है, जब आप लॉ पढ़ेंगे कल को पता लग जाएगा। सेंडिंग, आई डोंट हैव टाइम, आप जाइए पैसा ले आइए, 10 20 50 रुपए नॉमिनल चार्जेस होंगे, वो बैंक आपसे ले लेगा। अंडरस्टूड एवरीबडी? ये ड्यू डेट के 3 दिन पहले ही कार्यक्रम होगा और ये ड्यू डेट से बहुत महीनों पहले कार्यक्रम हो जाएगा। लॉजिक वेंट वेल? इट्स जस्ट लाइक दैट। आपने घर किसी को बेच दिया 1 फ्लोर, तो उसकी फैमिली रहेगी। आपने घर किसी को किराए पे दे दिया तब भी उसकी फैमिली रहेगी। बट बेचने में ओनरशिप ट्रांसफर होती है, बट रेंट पे देने पे ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। रेंट पे देना टेम्परेरी है और बेचना इज परमानेंट। तो ये परमानेंट है और ये टेम्परेरी है। व्हाट इट क्लियर? तो आप इन 4 बातों को लिख लीजिए, फिर हम कुछ चीजें और आगे पढ़ते हैं इसमें। चलिए भाई, सो सबको पार्टी समझ में आ गई बिल ऑफ एक्सचेंज प्रोमिसरी नोट की? लेट अस अंडरस्टैंड द बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग व्हाइल डूइंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सबसे पहले आपको टेक्स्ट नजर आ रहा है, ड्रॉइंग ऑफ बिल, देन आपको नजर आ रहा है एक्सेप्टिंग ऑफ बिल, Accepting of देन bill. नजर आ रहा है डेट ऑफ Date of ट्रांजैक्शन, transaction. देन डेट ऑफ ड्रॉइंग, देन डेट ऑफ एक्सेप्ट, Acceptance. देन ड्यू डेट और डेट ऑफ मेच्योरिटी, एंड देन डेज ऑफ ग्रेस। नजर आ रही Grace. बातें? चलिए एक एक करके सारी बातें यहां से समझनी स्टार्ट करते हैं। वापस आ जाइए अपने इसी एग्जाम्पल पे। सब लोग आ गए यहाँ पे? मान लीजिए कि ये गुड्स बच्चों 12 नवंबर 2024 को बेचे गए थे, तो आप इसे बोलेंगे डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। क्या बोलेंगे? डेट ऑफ Date of ट्रांजैक्शन। transaction. मिस्टर ए ने इस बिल को अपने एडवोकेट से बनाने को बोला ऑन 14 नवंबर, और मिस्टर बी ने इस पे सिग्नेचर किया, यस आई प्रॉमिस टू मेक द पेमेंट, और सिग्नेचर किया कब? 15 नवंबर को। एंड यहां पे जो क्रेडिट पीरियड है, जनरली बच्चों बिल ऑफ एक्सचेंज का क्रेडिट पीरियड 3 मंथ से कम का ही होता है, बट ये कोई मैंडेट नहीं है, 4 महीना भी हो सकता है, बट साल भर से ऊपर तो होता ही नहीं है। फिर इसको बिल ऑफ एक्सचेंज ना बोल के टर्म लोन बोला जाएगा। ओके, जनरली 3 4 महीने ही आपको नजर आएगा। चलिए, तो अब दिस 3 मंथ्स विल बी कॉल्ड एज द टाइम पीरियड, जिसके लिए हमारे पास एक नया शब्द है, एंड द वर्ड इज टेन्योर। क्या वर्ड है? टेन्योर। ये जो डेट है दैट इज 14 नवंबर, ये है डेट ऑफ ड्रॉइंग। इस डेट को आप बोलते हैं डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। बिल बनाने के प्रोसेस को ड्राइंग बोलते हैं और एक्सेप्ट करने को बोलते हैं एक्सेप्टेंस। ये शब्द क्लियर हो गए? कभी कभी क्वेश्चन में पहले लिख के आता था द ड्यू डेट इज 3 ओब्लिक डी, और कभी कभी लिख के आता था 3M ओब्लिक
एस। अब एम ओब्लिक डी और एम ओब्लिक एस का क्या मतलब होता है, ध्यान से सुनिएगा बात को। एम ओब्लिक डी का मतलब होता है मंथ्स आफ्टर डेट। क्या होता है? मंथ्स आफ्टर डेट। यहां पे 3 महीने का कैलकुलेशन 14 नवंबर से स्टार्ट होगा। कब से? तो 14 जनवरी, सॉरी 14 दिसंबर, 14 जनवरी और 14 फेब। और अगर 3M/S लिख के आता है तो इट इज मंथ्स आफ्टर साइट। साइट मतलब जब हमारे मिस्टर बी ने इस कागज के टुकड़े को देखा और साइन किया, वहां से 3 महीने स्टार्ट हो जाएंगे। तो 15 नवंबर से जरा 3 महीना काउंट कर लीजिए। 15 दिसंबर, 15 जनवरी, 15 फेब्रवरी। तो अब ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब ये पूरी बकवास साबित हो चुकी है एज ऑफ नाउ। जब तक ये सिलेबस में था, सीबीएसई के सिलेबस से तो हट गया, आईसी में प्रैक्टिकल से हटा के इसको थ्योरी पोर्शन में डाल दिया गया है। ओके, तो अब सिर्फ 3 मंथ्स ही लिख के आएगा। M/D और M/S जैसा कुछ नहीं लिखा होगा। और हमेशा कैलकुलेशन कहां से स्टार्ट करेंगे? एक्सेप्टेंस की डेट से स्टार्ट होगा। ड्रॉइंग की डेट प्रैक्टिकली बकवास है, क्योंकि मैंने तो साइन कर दिया। जब तक सामने वाली पार्टी साइन नहीं करेगी, लीगल रिलेशनशिप वोंट कम इनटू एग्जिस्टेंस। बात समझ में आई? बात समझ में आ गई? तो अब बाय Yes. डिफॉल्ट काउंटिंग कब से स्टार्ट होगी? डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। तो जरा 15 नवंबर से 3 महीना काउंट कर लेते हैं। इट इज 15 दिसंबर, 15 जनवरी एंड 15 February. तो 15 फेब क्या है? कुछ नहीं है। 15 फेब प्लस आपको ऐड करना पड़ेगा, सर क्या 3 कुत्ते? अरे नहीं भैया, डेज ऑफ ग्रेस। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 बोलता है स्टैंडर्ड पीरियड डेज ऑफ ग्रेस का क्या माना जाएगा? 3 मंथ्स। 15 फेब से 3 मंथ्स, सॉरी 3 डेज, सॉरी 3 डेज ऐड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा भाई? 18 फेब। तो 18 February इज द ड्यू डेट ऑन विच द ड्रॉई इज सपोज टू मेक द पेमेंट। किसको? Payment. या तो ए को देगा, या ए ने अगर किसी को बोला है कि भाई जाओ सी को दे दो, जाओ बैंक को दे दो पैसा, तो उनको दे देगा। तो ड्यू डेट का मतलब समझ में आ गया, ड्राइंग और एक्सेप्टेंस का मतलब समझ में आ गया, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, डेट ऑफ ड्राइंग, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, टेन्योर, सब समझ में आ गया। बट अब Yes, sir. स्टोरी में एक ट्विस्ट है। हो सकता है कि 18 फेब इज इंडिपेंडेंस डे। ये कौन सा इंडिपेंडेंस डे? अरे हो सकता है। तो इंडिपेंडेंस डे पहले से पता है कि अचानक 14 तारीख रात को पता लगेगा कल इंडिपेंडेंस डे है? पहले से पता है। तो तो आप पहले से एक दिन पहले ट्रांजैक्शन सेटल कर लेंगे। तो अगर प्री नोन पब्लिक हॉलिडे है तो एक दिन पीछे आ जाएंगे। 17 तारीख रात में ही किसी पॉलिटिकल लीडर की डेथ हो गई और सारे बिजनेसेस को क्लोज कर दिया गया। तो ये अचानक वाली छुट्टी है, या ये भी पहले से पता थी? नहीं सर, अचानक वाली छुट्टी। सुपारी किलर को पहले से पता थी। अचानक वाली छुट्टी है। उसने मर्डर की सुपारी ली थी और बिल ऑफ एक्सचेंज बनवाया था। तो ऐसा नहीं है, ये अचानक वाली छुट्टी है। यहां पे पेमेंट कब होगा भाई? नेक्स्ट डे। डे। तो नेक्स्ट डे कौन सा हो जाएगा? 19 फेब। 19 तो Feb. ये हॉलीडे का ट्रीटमेंट है। इफ द ड्यू डेट फॉल्स ऑन अ डे विच इज कॉल्ड एज चिल्ड्रन, अब पब्लिक हॉलीडे तो हम एक दिन प्रायर हो जाएंगे, और इमरजेंसी हॉलीडे है तो एक दिन आगे हो जाएंगे। रेड्स में आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। कोई क्वेरी यहां तक किसी की? सबको समझ में आ गया? पक्का? चलिए, तो इन बातों को आप अपडेट कर लें, और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर होता है समाप्त।